पीएम मोदी और पुतिन की धमाकेदार डील। ट्रंप और मुनीर दोनों का इलाज मिलकर करना फाइनल हो गया क्या? कल रात के डिनर से लेकर आज राष्ट्रपति भवन के डिनर तक मोदी पुतिन के सबसे बड़े फैसलों का चैप्टर खोलने जा रहा हूं। भारत और रूस के बीच लाखों करोड़ की कौन सी डील्स जो बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की गवाही दे रही, और मोदी पुतिन के बीच ऐसा क्या हुआ कि कल रात मुनीर ने आनंद फानन में बड़ा एक्शन पूरा कर दिया। सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। नरेंद्र मोदी ने पुतिन को भारत बुलाकर ऐसा धमाका किया कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका से लेकर पाकिस्तान के मुनीर तक सब हिले हुए। आज पुतिन का भारत में दूसरा दिन था और कल से लेकर अब तक जो तस्वीरें आई हैं, जो बातचीत हुई है, जो धमाकेदार डील्स हुई हैं, उससे ट्रंप से लेकर मुनीर तक के तोते उड़े हुए होंगे। कल हमने आपको बताया था कि मोदी पुतिन ने दोस्ती का ऐसा दम दिखाया है कि तेल पर खेल रहे ट्रंप भी अब रगड़े जाएंगे और उधर मुनीर भी निपटाया जाएगा। हम बता चुके हैं कि पाकिस्तान तो फोड़ने का प्लान पाकिस्तान को फोड़ने का, और वो भी मिलकर फोड़ने का प्लान बन चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने घर बुलाकर पुतिन को जो डिनर कराया उसमें क्या सीक्रेट बातचीत हुई उसके बारे में किसी को नहीं पता। अब लोग यही कह रहे हैं कि इस डिनर की कोई तस्वीर बाहर नहीं आई तो कुछ ना कुछ तो अंदर ऐसा पका है जो पाकिस्तान की हालत खराब कर देगा, क्योंकि उसके संकेत मिल रहे हैं। इसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि भारत में मोदी पुतिन की मीटिंग को देखकर पाकिस्तान में कैसे गजब हलचल मची हुई। मोदी पुतिन के बीच ऐसा क्या हुआ कि कल रातों रात मुनीर ने आनंद फानन में एक बहुत बड़ा काम किया है। आपको यह भी बताऊंगा कि मोदी पुतिन को एक साथ देखकर उधर अमेरिका और ट्रंप का क्या हाल हो रहा है। भारत और रूस के बीच लाखों करोड़ की कौन कौन सी डील हुई, वर्ल्ड ऑर्डर की कौन सी गवाहियां आई हैं। लेकिन पहले आप मोदी पुतिन की दोस्ती के आज के धमाके का एक ट्रेलर देखिए। राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए, मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा, और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी, और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच कौन सी धमाकेदार डील्स हुई हैं जिससे ट्रंप और मुनीर दोनों का इलाज मिलकर करना फाइनल हो गया है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप पुतिन के भारत दौरे की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें देख लीजिए। यह राष्ट्रपति भवन में डिनर की तस्वीरें हैं, जो डिनर पुतिन के सम्मान में रखा गया है। पुतिन का यह दौरा ऐतिहासिक है और ऐसे समय में हो रहा है जब ट्रंप और मुनीर जैसों को तगड़ा मैसेज देना जरूरी था। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने अपने गहरे दोस्त पुतिन के सम्मान और खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें थी जहां पे वो डिनर जो है वो पुतिन के सम्मान में रखा गया है। और आप देखिए कि आज सुबह रूस के राष्ट्रपति पुतिन को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रूस के राष्ट्रपति सुबह अपनी स्पेशल कार ऑरस सेनाट से राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इस कार को दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में गिना जाता है। पुतिन जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी वहां पहले से मौजूद। दोनों ने रूस के राष्ट्रपति का स्वागत किया। पहले देखिए राष्ट्रपति गई, क्योंकि भाई उन्होंने उनके राष्ट्रपति भवन में उनको बुलाया गया था, पीछे नरेंद्र मोदी थे। फिर दोनों की दोस्तों की मुलाकात हुई। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर को बेहद सम्मानित स्वागत की तरह देखा जाता है। तीनों सेनाओं से चुने हुए जवान मिलकर गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद रूस के राष्ट्रपति भारतीय डेलीगेशन, जिसमें मंत्री और अधिकारी शामिल थे, उनसे मिले। एक बार देखिए। श्रीमान अंतर सेना सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। तो ये गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें थी। उसके बाद पुतिन को पूरे मंत्रिमंडल से मिलाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी भी राष्ट्रपति पुतिन के साथ आए रूसी डेलीगेशन से मिले।
पुतिन का भारत आना और इस तरह से मोदी के साथ गहरी दोस्ती का खुला ऐलान करना, यह साफ मैसेज ट्रंप को है, जो दुनिया को अपने इशारे पर नचाना चाहते हैं। ट्रंप सोचते थे कि अरे जैसे मुनीर मेरे तलवे चाटता रहता है, वो शहबाज आकर गिरा रहता है, बाकी भी ऐसे ही करेंगे। वो भूल गए कि यह नरेंद्र मोदी का नया भारत है। यह किसी से ऑर्डर लेता नहीं है बॉस, यह अपने हिसाब से चलता है और वर्ल्ड ऑर्डर सेट करता है। कल से लेकर आज तक मोदी पुतिन की जो तस्वीरें दिखी हैं, उसे देखकर ही ट्रंप के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही होगी कि भाई इसको तो हम थोड़ा धमकाने चले थे, ये भाई तो अलग रोले में। क्योंकि मोदी और पुतिन मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहे हैं। आज जब पुतिन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट गए तो वहां भी इसी का जिक्र किया। पुतिन ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए और राजघाट की विजिटर बुक में राष्ट्रपति पुतिन ने लिखा कि महात्मा गांधी ने असल में उस नए ज्यादा न्यायपूर्ण वर्ल्ड ऑर्डर का अंदाजा लगाया था जो अभी बन रहा है। यह वही सिद्धांत और मूल्य है जिनका रूस और भारत आज इंटरनेशनल स्टेज पर सम्मान करते हैं और सहयोग करते हैं। यानी पुतिन ने क्लियर मैसेज दे दिया कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। यह अमेरिका, यूरोपीय देश, इनका अपना हिसाब चला है बहुत सालों साल कि हम जैसा बोलेंगे वैसा चलेगा। आज की डेट में नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और अब तो चीन भी साथ आने की बातें हैं, और जब तस्वीरें दिखी हैं तो ये देश जो है ना, ये मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहे हैं कि बॉस हेलो, तुम डिक्टेट ना करना हमको। दुनिया की उथल पुथल के बीच पुतिन का भारत आना और पुतिन का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र करना एक बड़ा मैसेज है। पुतिन ने एक तरह से यह संदेश दे दिया है कि अब दुनिया बदल रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भारत और रूस लीड करने जा रहे हैं। पुतिन ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात इसलिए भी की क्योंकि मोदी और पुतिन की जोड़ी वो जोड़ी है जो ना यूरोप का लोड ले रही है, ना अमेरिका का लोड ले रही है। आप देखिए, रूस से तेल खरीदने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भाई सब बवाल ही काट दिया, भारत पर 50% टैरिफ तक लगा दिया। लेकिन आज पीएम मोदी और पुतिन ने जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां भी पुतिन ने कच्चे तेल को लेकर बड़ी बात कह दी। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस ऑयल, गैस और कोयले के मामले में एक भरोसेमंद सप्लायर है। हम सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को फ्यूल की सप्लाई बिना रुकावट के जारी रखने के लिए तैयार है। यानी वहां भाई उनको पता है कि ट्रंप सुन रहे हैं, दुनिया सुन रही है, यूरोप सुन रहा है, जो चाहते थे कि भाई पुतिन यहां ना आए। लेकिन जो ट्रंप कह रहे थे कि तेल ना खरीदो, यहां भारत की धरती पर खड़े होकर ऐलान हो रहा है कि तेल खरीदेंगे, तेल देंगे, जाओ जो करना कर लो। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भरोसा तब दिया है जब अमेरिका ने रूस की ऑयल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने भी बता दिया कि कोई टैरिफ, कोई प्रतिबंध इस दोस्ती के आड़े नहीं आ सकता। इधर पुतिन ने अमेरिका को सख्त मैसेज दे दिया, उधर पीएम मोदी ने भी भारत रूस की दोस्ती पर ऐतराज जताने वालों को बता दिया कि चुनौती और संकट भले ही आ जाएं, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह बनी रहेगी। अमेरिका और यूरोप इसी बात से चिढ़ते हैं कि यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत को रूस से दूरी बना लेनी चाहिए, उससे डील नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन पीएम मोदी ने डंके की चोट पर कह दिया कि यह दोस्ती तो ऐसे ही चलेगी। सुनिए जरा। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है, और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। पीएम मोदी का यह मैसेज अमेरिका और उन पश्चिमी देशों के लिए है जो पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताकर भारत पर प्रेशर डालते हैं। वो ये नहीं बताते कि पुतिन ने क्या कहा था। पुतिन को अगर आप थोड़ा और पीछे चले जाइए, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले पुतिन ने क्या कहा था यूक्रेन से? इतना ही कहा था ना कि तुम नेटो में मत जाओ। भाई आप किसी से कह रहे हैं कि हम और तुम्हारे करीब आते जाएंगे और तुम्हारे करीब आते जाएंगे, वहां हम हथियार खड़ा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और दूसरे से उम्मीद करेंगे वो बैठा रहेगा चुपचाप, और उसके बाद उसको वॉर क्रिमिनल बताइएगा। इस दौरे पर भारत और रूस की पक्की दोस्ती के साथ साथ पीएम मोदी और पुतिन की पर्सनल केमिस्ट्री भी दिखी।
और रूस के राष्ट्रपति तो लगातार पीएम मोदी की तारीफ करते चले जा रहे थे, ऐसी तारीफ जो भारत में बहुत से लोगों को चुभेगी। पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत खुशकिस्मत है कि उसके पास मोदी है। ये पुतिन कह रहे हैं भाई कि भारत की खुशनसीबी है, भारत के लोगों की खुशनसीबी है कि उनको मोदी जैसा नेता मिला हुआ है, क्योंकि मोदी किसी के दबाव में नहीं आते। पुतिन ने भारत को ग्रेट पावर बताया और कहा कि भारत की तरक्की कई देशों को चुभ रही है, भारत अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर चलता है। देखिए, चाइना जो है ना, वो आज की डेट में अमेरिका और चाइना दो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अगर चाइना रूस के साथ जो है वो दोस्ती करता है तो एक बार के लिए आप समझ सकते हैं कि भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वो लड़ रहा है अमेरिका से। भारत जो है वो विकासशील राष्ट्र है, और ऐसे में जब दुनिया ट्रंप के सामने सरेंडर कर रही है, यूरोपीय देशों के सामने झुक रही है, नरेंद्र मोदी का स्टैंड लेना कि नहीं छोड़ेंगे भाई दोस्ती, ये उन्हें दुनिया में सबसे मजबूत सोच वाले लीडर्स में से टॉप पर खड़ा करता और भारत को ये सोच दिखाता कि भारत कैसे मजबूती से खड़ा है। पीएम मोदी ने भी राष्ट्रपति पुतिन की जमकर तारीफ की। यह बताया कि कैसे पुतिन ने 25 साल में अपने विजन से भारत और रूस के संबंधों को मजबूत किया। इशारों इशारों में पीएम मोदी ने ट्रंप को लपेट भी दिया कि मजबूत संबंध कैसे बनाए जाते हैं, यह भारत रूस से सीखना चाहिए। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए, और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए हैं। एक्सेलेंसी, मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में आपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहां से शुरू करता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। यह भारत और रूस की पक्की दोस्ती ही है जो ट्रंप के 50% टैरिफ पर भारी पड़ रही है। पुतिन तो भारत पर टैरिफ को लेकर अमेरिका से भिड़ भी गए भाई। अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करते हुए पुतिन ने कहा था कि एक तरफ अमेरिका हमसे यूरेनियम खरीदता है, दूसरी तरफ भारत को तेल खरीदने से रोकता है। जब अमेरिका को हमसे फ्यूल खरीदने का अधिकार है तो फिर भारत को क्यों नहीं है भाई। पुतिन ने कहा कि वो इस मामले को देख रहे हैं और इस पर वो सीधे ट्रंप से चर्चा भी करेंगे। यानी भारत के लिए राष्ट्रपति पुतिन सीधे ट्रंप से भिड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप और चीन को झटका देते हुए आज मोदी और पुतिन ने बड़ी बड़ी डील्स भी साइन कर दिया। भारत रूस के बीच 19 समझौते हुए हैं। दोनों नेताओं ने साल 2030 तक का आर्थिक रोड मैप तैयार कर दिया है। भारत रूस के व्यापार को $65 बिलियन से $100 बिलियन तक ले जाने का टारगेट सेट कर दिया गया है। यह भी तय हुआ है कि दोनों देश यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इससे भारत को नया बाजार मिलेगा, ट्रंप के टैरिफ का असर और कम होगा। को प्रोडक्शन मॉडल को बढ़ाने के लिए भारत और रूस की कंपनियां मिलकर रूस में यूरिया प्लांट लगाएंगी। इससे खाद्य सुरक्षा और सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी। रूस में दोनों देश मिलकर फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री भी लगाएंगे। चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी समझौता हुआ। बंदरगाह और शिपिंग समेत समुद्री लॉजिस्टिक्स में सहयोग मजबूत करने को लेकर भी समझौता हुआ। रूस ने भारत को छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स का भी ऑफर दिया है, जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी हों। रूस कुडरकुलम में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। पीएम मोदी ने रूसी नागरिकों को 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा देने का भी ऐलान किया। इसके अलावा भारतीय कामगारों के लिए रूस में नौकरी और स्किल बेस्ड अवसरों के नए दरवाजे खोले जाएंगे। दोनों देशों ने तय किया कि व्यापार को बेहद आसान बनाने के लिए नेशनल करेंसी में पेमेंट को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इससे डॉलर को लेकर डिपेंडेंसी कम होगी, व्यापार में और तेजी आएगी। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि भारत अपने और विकल्प जो है वो तेजी से तलाश रहा है। और एक चीज और ध्यान रखिए, आज ही रेपो रेट कम हुआ है, तो एक तरफ तो भारत नए नए मार्केट ढूंढ रहा है, भारत अपना व्यापार बढ़ा रहा है। दूसरा, भारत का खुद का मार्केट इतना स्ट्रांग है कि अभी पिछली तिमाही में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% है। अभी रेपो रेट कम होना मतलब ईएमआई और कम होना, इससे और सेक्टर्स में भी जो है फायदा होगा, लोन लेना सस्ता हो जाएगा। तो यानी हर तरफ से नरेंद्र मोदी का फोकस क्लियर है कि अगर अर्थव्यवस्था सेट है बॉस, तो दुनिया आप सेट कर सकते हैं।
भारत और रूस का व्यापार बढ़ने से अमेरिका तो परेशान होगा ही, साथ में चीन की भी टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तो रूस चीन से बहुत ज्यादा सामान खरीदता है, लेकिन जब भारत और रूस का व्यापार बढ़ेगा तो चीन के व्यापार पर कैंची चलेगी, चीन पर रूस की निर्भरता कम होगी। डील के साथ साथ दोस्ती को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने पुतिन को खास तोहफे भी दिए। पीएम मोदी ने पुतिन को जो गिफ्ट दिए हैं उनमें असम की खास ब्लैक टी, जिसे 2007 में जीआई टैग मिला था, वो शामिल है। ये चाय पत्ती दी है। सिल्वर टी सेट जो बंगाल के मुर्शिदाबाद का है वो दिया है। एक सिल्वर हॉर्स दिया है जो महाराष्ट्र का हैंडीक्राफ्ट है। एक मार्बल चेस सेट दिया है जो आगरा का बना हुआ है। तो कैसे अपने विरोधियों को शहमात देनी है वो भी पुतिन ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता दी है जो रूसी भाषा में, और ये तो अपने आप में सबसे पावरफुल गिफ्ट है। एक तरफ मोदी पुतिन मिलकर ट्रंप का इलाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी फाइनल इलाज कर देने की तैयारी। और इससे पाकिस्तान इतना अलबलाया हुआ है कि कल रात जब पीएम मोदी और पुतिन एक साथ वहां डिनर कर रहे थे, पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल मची हुई। इधर डिनर के टेबल पर मोदी और पुतिन की बातचीत चल रही थी, उधर पाकिस्तान में ऐसी खलबली मची कि उसी वक्त मुनीर के काम का एक ऑर्डर जारी हो गया। ऐसा ऑर्डर जिसका इंतजार मुनीर को कई दिनों से था। मुनीर को लेकर पाकिस्तान में वो फैसला हो गया जो कई दिनों से अटका हुआ था, जिसे लेकर पाकिस्तान में भी अटकलें चल रही थी। यानी पाकिस्तान खौफ में था भाई कि मोदी पुतिन खाने के टेबल पे ही कहीं मिलकर ठोकने का प्लान फाइनल ना कर दे। तो आनन फानन में पाकिस्तान में कल फैसले हुए। मोदी और पुतिन की जोड़ी कहीं एक साथ मिलकर पाकिस्तान को फोड़ ना दे, इसी डर के आगे कल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने मुनीर के सामने सरेंडर कर दिया और एक झटके में सारी ताकत मुनीर के हाथ में उठा के दे दी। कल रात पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मुनीर से जुड़े सबसे बड़े ऑर्डर पर साइन कर दिया, जिसके बाद आसिफ मुनीर पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ बन गया है। सीडीएफ के पद पर आसिफ मुनीर की नियुक्ति अगले 5 साल के लिए हुई है। इसके साथ ही मुनीर अपना पुराना पद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जारी रखेगा, यानी मुनीर के पास अब एक साथ 2 पोस्ट है। पिछले महीने ही पाकिस्तान की संसद ने सीडीएफ की पोस्ट को क्रिएट किया था। युद्ध की स्थिति में तीनों सेनाओं में तालमेल और जल्द फैसले के लिए इस पोस्ट को बनाया गया है। अब आप सोचिए कि यह पोस्ट बना पिछले महीने, लेकिन कल रात मोदी और पुतिन क्या मिले, डिनर क्या करने लगे, भाई पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। मुनीर को लगा कि कहीं रास्ते में कुछ ना हो जाए, तुरंत साइन कराया भाई कि जल्दी जल्दी करो, अभी साइन करो, मुझे दो पावर सारी। असीम मुनीर को साल 2025 में रिटायर होना था, लेकिन पहले सेना प्रमुख के तौर पर उसका कार्यकाल बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसे फील्ड मार्शल बना दिया गया और अब तो मुनीर पाकिस्तान के मिलिट्री पावर का सेंटर बन चुका है। मुनीर के हाथ में जितनी ताकत है उतनी पाकिस्तान के किसी जनरल के पास आज तक नहीं रही। सीडीएफ बनने के बाद मुनीर पाकिस्तान की सेना, वायुसेना और नौसेना का शीर्ष कमांडर बन गया है कल रात से। सीडीएफ की पोस्ट बनाने के लिए जो संशोधन किया गया उसमें यह भी प्रावधान है कि जिंदगी भर मुनीर पर कोई कोर्ट केस नहीं चल सकता। दावा है कि यह इम्यूनिटी पाकिस्तान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा मजबूत है। सीडीएफ तीनों सैन्य सेवाओं के साथ साथ नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड की भी निगरानी करेगा और यही कमांड पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइल प्रणालियों का प्रबंधन करती है। यानी मुनीर के पास परमाणु हथियारों का कंट्रोल आ गया है, न्यूक्लियर बटन अब सीधे उसके पास है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान सत्ता का केंद्र लोकतंत्र से हटकर मिलिट्री की तरफ शिफ्ट हो गया कल रात में। यह है नरेंद्र मोदी और पुतिन की मीटिंग का पावर बॉस। एकदम अलबलाया हुआ है पाकिस्तान। मुनीर को लेकर पाकिस्तान में आनन फानन में बड़े फैसले की टाइमिंग सीधे सीधे मोदी और पुतिन की मुलाकात से जुड़ती है। पाकिस्तान में मुनीर को लेकर यह फैसला इसलिए भी हो गया क्योंकि पुतिन के दौरे के पहले ही रूस ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी थी कि अगर मुनीर कुछ 3-5 करेगा तो सजा भुगतनी हो। यानी रूस ने पहले ही क्लियर कर दिया कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के मामले में नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, भारत के साथ खड़ा है। और पीएम मोदी तो पाकिस्तान को फोड़ने के लिए ऑल टाइम रेडी हैं। पीएम मोदी ने आज भी पुतिन के सामने साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर आतंकवाद का जिक्र कर दिया। पुतिन के सामने पीएम मोदी ने पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर क्या कहा, सुनिए एक बार। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध
वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आतंकवाद पर पीएम मोदी की नीति जीरो टॉलरेंस की है। जिस तरह अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ पुतिन मोदी के साथ खड़े हैं, उसी तरह उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस पूरी तरह भारत के साथ है। भारत के साथ अब वो व्यवहार नहीं किया जा सकता जो दशकों पहले किया जाता था। इसीलिए मुनीर अलबल आया हुआ है भाई। भारत को लेकर पुतिन के इसी रुख से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि भारत और रूस मिलकर जो चाहे अब वो कर सकते हैं। मोदी और पुतिन की जोड़ी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ दे, इसका न्योता खुद पाकिस्तान दे रहा है। वहां मुनीर के शय पर आतंकी रैली कर रहे हैं। जैश के आतंकी वहां रैली कर धर्म के नाम पर भड़काने में लगे। वहां पाकिस्तान में फिर जिहाद करने के लिए भड़काया जा रहा है। मुनीर को सीडीएफ बनाने के बाद शहबाज शरीफ की मुश्किलें हालांकि कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उनके ही देश में विरोध हो रहा है, तो अब अमेरिका में भी मुनीर के विरोध में आवाज उठने लगी है। अमेरिका के 40 से ज्यादा सांसदों ने पाकिस्तान में जनता पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। इन सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में कहा गया है कि असीम मुनीर के नियंत्रण वाली पाकिस्तानी सरकार खुलकर दमनकारी नीतियां अपना रही है। सैन्य शासन को चुनौती देने वाली हर आवाज खत्म की जा रही है, जिसमें कुछ आला अधिकारी भी शामिल हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का जुल्म बढ़ गया है। महिलाएं और धार्मिक अल्पसंख्यक हिंसा का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी सांसदों ने मांग की है कि आसिम मुनीर जैसे लोगों के खिलाफ वीजा प्रतिबंध और संपत्ति जब्ती जैसे कदम उठाए जाएं। अमेरिकी सांसद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ मुनीर की अमेरिका में एंट्री बंद कर दो। यानी पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है और अब मोदी और पुतिन के बीच जो डील्स हुई हैं, बॉस खेला तो हो गए। लेकिन पाकिस्तान में कोहराम मचे, उसकी बात हम बात करेंगे। भारत में जो कोहराम मचा है, अगला चैप्टर पाठशाला में 2000 फ्लाइट कैंसिल, लाखों यात्री भयंकर फंस गए। इंडिगो के सबसे बड़े पाप की असल वजह क्या निकली? हंगामा, गुस्सा, छटपटाहट। लाखों यात्रियों से सिर्फ माफी मांगने वाले इंडिगो पर बड़ा एक्शन होने वाला है क्या? क्या इंडिगो के फ्लाइट्स कैंसिल हुए या जानबूझकर कराए गए? क्या इंडिगो पर लगते गंभीर आरोपों का चैप्टर अब खोलने जा रहा हूं। और कब से कैंसिल होनी बंद हो जाएगी इंडिगो की फ्लाइट्स, क्या बड़ी खबर आई है, यह भी बताने जा रहा हूं। प्राइवेट एयरलाइंस ने इस देश में हवाई सफर को क्या मजाक समझ लिया है क्या? 4-4 दिन से लोग परेशान हैं। एयरपोर्ट्स पर हजारों लोग फंसे हुए हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे में भी वैसा हाल अब नहीं होता जैसा 4 दिन से देश के कई एयरपोर्ट्स में दिख रहा है। एयरपोर्ट्स को रेलवे स्टेशन जैसा बनाकर छोड़ दिया गया। लेकिन आप एयरलाइन की बेशर्मी देखिए कि इंडिगो सॉरी बोल के काम चला रहा है। इतना ही नहीं, लोगों को परेशान करके उसी परेशानी की आड़ में यह एयरलाइन अपने काम भी बना ले रहा है। जो नियम, कायदे, कानून सरकार ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एयरलाइन के लिए बनाए, उन नियमों को इन एयरलाइंस ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी करके वापस करवा लिया। हालांकि यह परमानेंटली नहीं वापस हुआ है, लेकिन भाई आप करना क्या चाह रहे हो? ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो ने 4 दिन से लोगों को जो टॉर्चर किया है बॉस, भाई वो कोई गलती नहीं है, ये क्राइम है जो इंडिगो ने किया है, ये पाप है जो इंडिगो ने किया है। और आज उस टॉर्चर का कंप्लीट चैप्टर खोलूंगा। आज इंडिगो की क्लास लगेगी, उस सिस्टम की क्लास लगेगी जिसने सोच लिया है कि अरे हमको क्या है, लो सॉरी बोला, तेरा पैसा वापस किया, चल निकल आगे चल। ये नहीं चलेगा इस देश में। आप ये देखिए कि इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं। इंडिगो की 1500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। आज ही 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की गई। और इसमें गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि इंडिगो वाले फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी भी घंटों इंतजार कराने के बाद दे रहे हैं। इतनी बड़ी एयरलाइन है, उसको यह नहीं पता चल रहा है कि पैसेंजर्स को कब बताना है कि भाई तुम्हारी फ्लाइट नहीं उड़ेगी। अगर तुम्हारे पास क्रू मेंबर्स की कमी है, तुमको वहां पे घंटों इंतजार कराने के बाद समझ में आ रहा है कि मेरे प्लेन नहीं जा पाएगा। बस चला रहे हो तुम कि लास्ट मिनट पे पता चला कि मेरा ड्राइवर खलासी नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हो तुम? पहले नहीं बता सकते? तुमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास क्रू नहीं है, इस फलाने फ्लाइट की पहले ही बता दें, लोग घर से नहीं निकलेंगे। उधर पैसेंजर्स परेशान हुए जा रहे हैं। भाई इंडिगो की वजह से कोई अपनी शादी में नहीं जा पाया, कोई अपने पिता की अस्थियां विसर्जित नहीं कर पाया, कोई अपने बेटे की डेड बॉडी लेने नहीं जा पाया। एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा। पीरियड से परेशान लड़कियों को सैनिटरी पैड नहीं दे रहे ये लोग।
सैकड़ों लोगों ने एयरपोर्ट पर जमीन पर सोकर रात गुजारी, हजारों लोगों का सामान कूड़े की तरह एयरपोर्ट पर फैला हुआ है, और इंडिगो का सीईओ क्या कह रहा है आपको पता है? कि सॉरी, मेरे से गलती हो गई। तुम्हारा सॉरी का क्या करेगा ये लोग जो फंसे हुए हैं? और तुम्हारे इंडिगो के सीईओ के सॉरी की ढेले भर की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। 2 साल पहले ऑर्डर आया था जो करना था, और तुमने किया नहीं। तुमको पता था ये सब होगा, और अब तुम सॉरी बोल रहे हो। क्या ये सब इसलिए किया गया जिससे लोग बुकिंग ना कैंसिल करें? कि भाई पहले बताओ ही नहीं, पहले बता देंगे तो पहले कैंसिल हो जाएगा। लटकाए रहो, जो जो होता होगा, पॉसिबल होगा, जिस प्लेन को उड़ा देंगे उसका तो पैसा नहीं वापस करना पड़ेगा। तुमको पब्लिक की परेशानी से कोई मतलब नहीं है, अपना पैसा दिख रहा है। भले ही लोग घंटों एयरपोर्ट पर पड़े हुए हैं। इंडिगो को चिंता थी कि मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए बॉस। क्या इंडिगो को लगता है कि इनकी चालाकी कोई समझ नहीं पा रहा है? और लास्ट में जब इतनी छीछा लेदर हो गई तो सॉरी बोल दिए। सॉरी बोलने से होगा? इसलिए ऐसी ऐसी अब ये सफाइयां दे रहे हैं कि पैसा वापस कर देंगे, सॉरी बोल देंगे। पैसा तुम क्या वापस करोगे? मेरा घंटों बर्बाद कर दिए। मेरा आगे मान लीजिए किसी का होटल बुक होगा, होटल कैंसिलेशन का पैसा नहीं आएगा, तुम दोगे? किसी की नौकरी छूट गई, तुम दोगे? उसका पैसा दोगे? इंडिगो 20 साल से एयरलाइन चला रही है। क्या उसको नहीं पता कि एयरलाइन कैसे चलती है? जिस नियम का हवाला देकर कहा जा रहा है कि उसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन में दिक्कत आई, वो नियम तो बाकी एयरलाइनों पे भी लागू हुआ। उनकी फ्लाइट तो नहीं कैंसिल हुई। बाकी किसी एयरलाइन में तो इस तरह की दिक्कत नहीं आई जो इंडिगो में हो गई। और अब ये जो क्राइसिस इन्होंने आने जाने अनजाने क्रिएट किया है, उसकी वजह से टिकट के दाम अंधाधुंध बढ़ गए। आप देखिए, दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट इतनी महंगी हो गई कि उतने पैसे में दिल्ली से लंदन का टिकट मिल जा रहा है भाई। यानी चाहे फ्लाइट कैंसिल हो या फिर किराया बढ़ना हो, हर जगह परेशान आम आदमी हो रहा है। आज आपको इस पूरे हंगामे की डिटेल बताऊंगा। क्या ये जानबूझकर तो नहीं हुआ, ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, ये भी बताऊंगा। इंडिगो की फ्लाइट्स कब से ठीक होंगी, सरकार इन पर क्या एक्शन लेने जा रही है, क्या इंडिगो डबल पैसा लौटाएगा इन लोगों का? जिस देश में अब आम आदमी भी ज्यादातर फ्लाइट से चलता है, उस देश के अंदर ऐसी तस्वीरें शायद ही किसी ने देखी होंगी। आप सोचिए, पिछले 4 दिन से देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पे हंगामा मचा हुआ, गदर कटा हुआ। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से लोग परेशान हो रहे हैं। और आज जब यह संकट अपने चरम पर पहुंच गया, तो इंडिगो इस पूरे हंगामे पर एक बयान जारी करके लोगों की परेशानी को मान रहा है और सॉरी कह रहा है। तुमको 4 दिन लग गया यह समझने में कि तुमको सॉरी कहना है। इंडिगो का कहना है कि 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच कैंसिल हुई सभी उड़ानों का पूरा रिफंड यात्रियों को खुद ही वापस किया जाएगा। इसके लिए यात्रियों को कोई ऑफिशियली रिक्वेस्ट नहीं करना होगा। इंडिगो ने यह भी कहा कि इस दौरान टिकट कैंसिल करने या डेट बदलने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही इंडिगो ने कहा कि डीजीसी और मंत्रालय के साथ मिलकर कल से धीरे धीरे संकट को दूर करने की कोशिश की जा रही। तुम यात्रियों का पैसा वापस करके और एहसान लाद रहे हो कि तुमने जैसे पैसा वापस करके बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। तुमको तो सीधे सीधे पहले डबल ट्रिपल फाइन के तौर पर यात्री को देना चाहिए। जिसका समय बर्बाद हुआ है, जिसका क्या क्या नुकसान हुआ है, तुमको कुछ नहीं पता। और तुम आप कह रहे हो कि मैं पैसा वापस कर दूंगा, आप घर जाइए। ये क्या हिसाब हुआ बॉस? थोड़ी भी शर्म अगर इंडिगो को है तो उनको कम से कम डबल पैसा वापस करना चाहिए हर पैसेंजर को। और अगर वो नहीं करते हैं तो सरकार को हाथ पकड़ के कराना चाहिए कि करो, क्योंकि तुमसे जो गलती हुई है वो गलती की नहीं, वो पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि तुमको 2 साल से पता था कि ये सब हो जाएगा। इंडिगो एयरलाइन ने सॉरी तो बोल दिया, लेकिन आप देखिए कि फ्लाइट्स कैंसिल होने से पैसेंजर कितना परेशान हुए। उसकी आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। फ्लाइट कैंसिल होने के बीच इस वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही है। एक पिता एयरपोर्ट काउंटर पर जाकर अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांग रहा है। किसी की बच्ची को खून आ रहा है, इंडिगो वाले उसको एक सैनिटरी पैड नहीं दे पाए, और तुम कह रहे हो कि हम माफी मांगते हैं और पैसा देंगे। क्या इंडिगो को इतनी शर्म नहीं थी कि कम से कम बोलते कि सर रुकिए, मैं कहीं से अरेंज कराती हूं? वो यात्री तो बाहर नहीं निकल सकता था, अंदर आ गया था। तुम किसी को बोल के बाहर से नहीं मंगवा सकते थे? सीधा कह दिया कि ये तो हम नहीं कर सकते हैं। ये इंडिगो की इंसानियत है। और उसके बाद बोल रहे हैं सॉरी, हो गया सॉरी। ढेले भर की वैल्यू नहीं है इस सॉरी की। एक और तस्वीर देखिए। कोलकाता के जुम्मन है ये, जिनके भाई का निधन मुंबई के अस्पताल में हो गया। भाई की डेड बॉडी तो कोलकाता भेज दी गई, लेकिन इनको टिकट ही नहीं मिल रहा है। फ्लाइट कैंसिल हो रही है।
इंडिगो के सीईओ साहब बताएं, इनका भाई मर गया, उसके अंतिम संस्कार में, उनके अंतिम यात्रा में ये नहीं पहुंच पा रहे हैं इंडिगो की वजह से। सॉरी से चल जाएगा? सुनिए एक बार। मेरा भाई गुजर गया है, कल टाटा हॉस्पिटल में गुजर गया था, तो उसको इंडिगो फ्लाइट में भेज दिया है। सुबह शाम को समझ लो 15 का टिकट है उसका, लेकिन हम लोग का टिकट नहीं मिल रहा है। बाहर हम लोग कोशिश कर रहे हैं टिकट का, एक टिकट का 36,000, 38,000, 40,000 भाव दिखा रहा है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी है। देखो उसका माँ बाप बैठा हुआ है, उसका एक ही लौता बेटा था, दुनिया से गया है, अभी बेड बॉडी अलग जगह में पड़ा हुआ है, देख नहीं पा रहे हम लोग टिकट, बस अभी पता भी नहीं है बॉडी किधर है, लाइट भी नहीं मिल रहा, कब से हम लोग परेशान है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं हम लोग। आप सोचिए बॉस, एक मां का बच्चा मर गया, पहले तो उस पर दुखों का पहाड़ यही है, और दूसरा वो उस बच्चे को देखने नहीं जा पा रही। क्यों? क्योंकि इंडिगो की वजह से बाकी एयरलाइन ने भी मौका देखा और अपनी कीमतें बढ़ा दी। सरकार से भी सवाल है कि यह आपदा में अवसर क्या एयरलाइंस के लिए है क्या, कि भाई उसकी नहीं उड़ रही, मेरे में आ रहे हो तो ज्यादा पैसा देके निकल लो। अभी आपको दिखाऊंगा ये लोग क्या किए हैं बाकी एयरलाइन वाले भी, ये भी कोई बहुत सुत्थर नहीं है। बेंगलुरु के एक लड़की को देखिए जो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अपने पिता की अस्थियां लेकर पहुंची थी। अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित करना था, फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से ये हरिद्वार नहीं पहुंच पाए। इंडिगो एयरलाइंस का कहना है कि आप दूसरी एयरलाइन से टिकट ले लीजिए जो बहुत महंगी है। सुनिए एक बार। सर एक्चुअली मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ, और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है, दिल्ली से फ्लाइट लेना है देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल, बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा इन लोगों ने, एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप, हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अभी तो कुछ अरेंज करके दीजिए, फ्लाइट अरेंज करके दीजिए, क्योंकि मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो बहुत अर्जेंट काम है। मेरे डैड की अस्थियां है जिनको मुझे गंगा जी में विसर्जन करना है। क्या दिल्ली, क्या बेंगलुरु, क्या इंदौर, गोवा, हर जगह लोग परेशान हो रहे हैं। मुंबई की तस्वीर देखिए जहां फ्लाइट कैंसिल और देरी होने से नाइजीरिया की एक महिला ने जमकर हंगामा किया। यह महिला एयरपोर्ट पर इंक्वायरी काउंटर पर ही चढ़ गई, हंगामा करने लगी। मुंबई में ही एक महिला ने एयरपोर्ट पर अलग ही तरह का हंगामा किया। यह महिला सामान निकालकर फेंकने लगी। लोगों में इतना गुस्सा और बेबसी थी जो इस तरह से निकल रही थी। लोग किस तरह से भयंकर परेशान हुए और अब भी हो रहे हैं, और इसकी कई और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, एग्जैक्ट वजह भी बताऊंगा। क्यों आरोप लग रहा है कि इंडिगो ने जानबूझ के तो नहीं किया, ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं ये भी बताऊंगा। लेकिन आप इंडिगो का रवैया देखिए। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने और देरी से हजारों लोग परेशान हुए, और बहुत जल्द ये उम्मीद नहीं है कि ये चीजें सुधरेंगी। कब सुधरेंगी आगे बताऊंगा। लेकिन इंडिगो के सीईओ ने क्या कहा कि आज 1000 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल की गई, कल भी असर रहेगा, लेकिन कल से कैंसिलेशन 1000 से कम हो जाएगा। ओहो, बड़ा एहसान किए कि 1000 से कम कैंसिल होगा। हालात सामान्य होने में कुछ समय लगेगा। 10 से 15 दिसंबर तक ऑपरेशन सामान्य होने की उम्मीद है। जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है उन्हें एयरपोर्ट आने की जरूरत नहीं है। विमानों में तकनीकी खराबी के चलते इंडिगो प्लेन ग्राउंडेड है। इंडिगो के सिस्टम सॉफ्टवेयर में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। सिस्टम को रिबूट करके ठीक किया जा रहा है। कल भी सिस्टम रिबूट किया जाएगा। यानी इंडिगो के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक यह समस्या बनी रहेगी। इंडिगो इसे दूर करने की कोशिश कर रहा है और उसमें भी समय लगेगा। इंडिगो ने यह बात तब कही जब सरकार के एक्शन का डर दिखने लगा। तुम्हारे सिस्टम में प्रॉब्लम थी या रोस्टर को लेकर सरकारी जो आदेश था उससे दिक्कत थी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि यह सब हो रहा है? क्योंकि इंडिगो की धड़ाधड़ कैंसिल हुई फ्लाइट से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसकी जांच के आदेश दे दिए। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत सरकार ने इंडिगो सर्विस में रुकावट की हाई लेवल जांच कराने का फैसला किया है। जांच में यह देखा जाएगा कि इंडिगो में क्या गलत हुआ। जहां भी जरूरी होगा सही कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय की जाएगी और भविष्य में ऐसी रुकावटों को रोकने के लिए उपाय सुझाए जाएंगे ताकि यात्रियों को फिर से ऐसी मुश्किलों का सामना न करना पड़े। यानी जब दिख गया कि सरकार तो अब जांच करने जा रही है तो सीईओ साहब माफी मांगने आए। यार ये सिस्टम में प्रॉब्लम, इंडिगो की लापरवाही और खराब मैनेजमेंट साफ साफ दिख गई और इस पर तगड़ा एक्शन होना चाहिए बॉस। क्योंकि आप देखिए कि आम लोग हों या वीआईपी सब परेशान हो रहे हैं। इंडिगो ने अच्छी खासी चीचा लेदर देश की भी करवा दी।
सिंगापुर के हाई कमिश्नर एस वोंग ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी साझा करते हुए कहा कि इंडिगो के हजारों यात्रियों की तरह मैं भी फंसा रहा और इस वजह से अपने सहयोगी की शादी में नहीं जा पाया, उसके लिए माफी मांगता हूं। इसी तरह से कई लोग अपने रिश्तेदारों की शादियों में नहीं जा पाए। इंडिगो के सीईओ की माफी से देश की जो छीछा लेदर हुई है वो ठीक हो जाएगा। सुनिए क्या बता रहे हैं लोग। हम लोग तो बारात में जा रहे हैं, 7 आदमी हैं, अमृतसर से बठिंडा जाने वाले थे, कल का मैरिज है। ये लोग को कुछ किसी का कुछ सोचते नहीं। मेरी खुद की शादी है। अच्छा, तो खुद की शादी? हाँ, मेरी खुद की शादी है। अभी उन्होंने तो ऐसे बोल दिया कि आएगी फ्लाइट। हमारा था कि अगर पहले से बता दो कि नहीं होने वाली तो हम दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव सोचे। अभी नहीं, हमारे पास ट्रेन है, नहीं कोई फ्लाइट। बहुत सारे का इंटरव्यू था, मेरा खुद का कल इंटरव्यू है, अभी वो कैसे मैनेज करेंगे? और पूरा स्कैम जैसा ही है। पब्लिक कह रही है कि इंडिगो ने जो किया है वो स्कैम जैसा है। मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं इंडिगो मुर्दाबाद के। इंडिगो की वजह से देश के अलग अलग शहरों में एयरपोर्ट पर अव्यवस्था और हंगामे की स्थिति बनी रही। फ्लाइट कैंसिल होने से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर ही नहीं रह गया। अब आप ये तस्वीरें देखिए जो लखनऊ एयरपोर्ट की हैं, चारों तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं। इंक्वायरी काउंटर पर यात्रियों की भीड़ लगी है। ऐसा नजारा अक्सर रेलवे स्टेशन पर कई बार दिख जाता है पर्व त्योहार के समय, लेकिन इंडिगो की वजह से एयरपोर्ट भी रेलवे स्टेशन जैसा दिखने लगा। फ्लाइट कैंसिल होना पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी फ्लाइट्स कैंसिल होती रही हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पर पहली बार फ्लाइट कैंसिल हुई है, ऐसा मिसमैनेजमेंट हुआ है, वो भी पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पता चल रहा है। इस वजह से एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का सामान कूड़े की तरफ बिखरा हुआ दिख रहा है। ये पुणे एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां यात्री फ्लाइट बोर्ड करने के लिए आए थे, सामान जमा करवा दिया, लेकिन बाद में फ्लाइट कैंसिल हो गई। इंडिगो वालों को सामान लेते वक्त भी नहीं पता था कि यह प्लेन नहीं उड़ पाएगा। बेवकूफ समझते हैं ये लोग पब्लिक को। ऐसी ही तस्वीर कई एयरपोर्ट से आई है। पैसेंजर्स इंडिगो के कर्मचारियों से सवाल पूछ रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। कर्मचारी क्या बताएगा बेचारा, जब ऊपर से मैनेजमेंट कुछ कर ही नहीं रहा है। उसको दिख रहा है कि पहले कैंसिल बता दिया घरे बैठे बैठे तो भाई पैसा वापस करना पड़ेगा, और अब जब सरकार बोल रही है कि जांच करेंगे तो करें ना, हम सबका पैसा वापस कर देंगे। देखिए, इंडिगो की वजह से मचे इस बवाल का असर यह हुआ कि फ्लाइट्स की तरह उसके टिकट्स के दाम भी आसमान छूने लगे। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट का टिकट इतना ज्यादा हो चुका है कि इतने में तो लोग लंदन और दुबई चले जाएंगे। आप देखिए कि दिल्ली से बेंगलुरु की फ्लाइट का टिकट पहले 6,500 7,000 रुपए का आता था, आज 40,000 के करीब पहुंच गया भाई। दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट का टिकट पहले 5,800 से 6,500 के बीच का आता था, अब 25,000 का बेचने लगे दूसरे एयरलाइन। दिल्ली से चेन्नई की फ्लाइट का टिकट पहले 6 से 7,000 का था, अब 41,000 का मिल रहा है। मैंने कहा ना, दूसरे एयरलाइन भी कोई बहुत सुत्थर नहीं है, सरकार को इंटरवीन करना चाहिए कि तुम कैसे ले रहे हो जी 41,000। दिल्ली से अहमदाबाद की फ्लाइट का टिकट पहले 3,500 से 4,500 रुपए था, अब 31,000 का है, जबकि आप इतने खर्चे में लंदन, दुबई, बाली की फ्लाइट का टिकट ले सकते हैं। दिल्ली से लंदन 33,000 रुपए का टिकट आ जाता है, दिल्ली से दुबई 25,000 का, दिल्ली से बाली 23,000 का। सवाल डीजीसीए से है कि आपदा में अवसर कैसे बना लेंगे बॉस दूसरे एयरलाइंस। एक तो डीजीसीए से भी सवाल है कि इंडिगो अगर इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट चलाता है और वो अगर मान लीजिए क्रू उसके नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 10 चीज जो भी है, आपने पहले, आपके अधिकारियों ने पहले क्यों नहीं देखा? और अब जब दूसरे एयरलाइन जो है वो कीमत 5 गुना 6 गुना बढ़ा रहे हैं, कौन रोकेगा भाई? आप ही ना रोकिएगा। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इंडिगो ने जानबूझ के तो संकट खड़ा नहीं किया, क्योंकि इस क्राइसिस के बीच आज डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने क्रू ड्यूटी से जुड़े नियमों में कुछ ढील दी। अपने नए ऑर्डर में डीजीसीए ने कहा कि वीकली रेस्ट और दूसरी छुट्टियों को अलग अलग मानने का प्रावधान फिलहाल वापस ले लिया गया है। डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलट्स और दूसरे क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का दूसरा फेज लागू किया था। एफडीटीएल के दूसरे फेज के नियमों में एयरलाइन कंपनियों के लिए पायलट्स को हफ्ते में 48 घंटे आराम और 2 दिन का वीकली रेस्ट देना अनिवार्य था। इस दौरान किसी छुट्टी को वीकली रेस्ट गिनने पर रोक लगा दी गई थी। डीजीसीए ने पायलट्स और अन्य क्रू मेंबर्स के लगातार नाइट शिफ्ट पर पाबंदी लगा दी थी। यह नियम पायलट्स और अन्य क्रू की थकान को कम करने के लिए बनाया गया। इसी नियम को बताकर इंडिगो ने ऑपरेशन में दिक्कतें आने की बात कही थी। इंडिगो का दावा है कि इस नियम की वजह से पायलट और क्रू स्टाफ की कमी हो गई और पूरा ऑपरेशन प्रभावित हो गया। अब जब यह नियम अभी के लिए वापस हो गया तो एक तरह से लोगों की परेशानी की आड़ में इंडिगो ने अपना काम बनवा लिया। अब कह रहा है कि हम फरवरी 2026 तक कर देंगे। यह आदेश कि ऐसा करना होगा जनवरी 2024 में आया था, रोल आउट 2025 में हुआ। 2 साल इंडिगो सोया रहा, तब तुमने क्रू मेंबर नहीं बढ़ाए, तब तुमने पायलट नहीं बढ़ाए।
अब जब डीजीसीए एक्शन की बात कर रहा है तो तुमसे 2 महीने में हो जाएगा। तो जब 2 महीने में हो सकता था तो 2 साल क्यों सोए रहे तुम? और इसीलिए इंडिगो के सीईओ के सॉरी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने जो किया है वो क्राइम की कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपने अपना काम नहीं किया 2 साल में। और इसलिए इंडिगो संकट खत्म करने के नाम पर डीजीसीए की तरफ से दी गई छूट पर एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन ने आपत्ति जताई। एसोसिएशन का कहना है कि एफडीटीएल यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम में इंडिगो को सिलेक्टिव छूट देना सेफ नहीं है। यह सिर्फ व्यवसायिक फायदे के लिए दी गई है। एफडीटीएल के नियम केवल मानव जीवन की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और इनमें किसी भी तरह की ढील से पायलट्स की जान खतरे में पड़ सकती है और यह डीजीसीए के साथ हुए पिछले समझौतों के भी खिलाफ है। पायलट एसोसिएशन का आरोप है कि यात्री असुविधा के नाम पर इंडिगो राहत चाह रहा है, जबकि डीजीसीए के नए नियमों को लागू होने की जानकारी होने के बावजूद उसने जानबूझकर अपने विंटर ऑपरेशंस बढ़ाए। यही नहीं, पायलट्स एसोसिएशन ने फ्लाइट कैंसिलेशन और एयरपोर्ट्स पर मचे हंगामे को इंडिगो का सोचा समझा प्लान बताया। देखिए, सीधा सीधा हिसाब यह है कि अभी इंडिगो ने जो किया है उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, और अगर नियम में छूट दे भी दी गई उसको पहले तो कहिए कि तुम करो, फरवरी के 1 दिन आगे नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, इंडिगो पर ऐसी पेनल्टी लगाइए, पैसा पैसा कर रहा है ना ये, यात्रियों को वहां जो घंटों घंटों बैठाया, रात में जमीन पर सुलाया, लोगों को तड़पाया, पैसे के लिए किया ना, कि पहले कैंसिल कर देंगे तो पैसा पहले लौटाना पड़ जाएगा। उस पर इतना फाइन लगाइए कि जीवन में पैसा पैसा करना भूल जाए और हर यात्री को 2 गुना 3 गुना 4 गुना वापस पैसा दिलवाए सरकार। तब जाके इंडिगो ने जो किया है उसकी भरपाई इतनी सी कम से कम हो पाएगी। और बाकी एयरलाइन पर भी लगाम लगे। ये क्या है बॉस कि उसकी फ्लाइट नहीं जा रही है तो हम 50,000 में ले जाएंगे, 6,000 की चीज 50,000 में बिक रही, आओ ले लो, क्यों? खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर। शादी के लिए पहुंचे बाबा बागेश्वर, साथ में कुमार विश्वास। सबसे जबरदस्त तस्वीरें कौन सी आई? नाच गाना, जबर खाना। बाबा बागेश्वर उस शादी का चैप्टर जो आपको भी हैरान कर देगा। बाबा बागेश्वर की शादी का अरमान उनके समर्थकों के दिलों में काफी समय से है और बागेश्वर बाबा भी समय समय पर अपनी शादी को लेकर बयान दे ही देते हैं। अब अचानक से बागेश्वर बाबा की शादी की चर्चा फिर जोर पकड़ रही है, क्योंकि बागेश्वर बाबा की ऐसी तस्वीरें आई कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या बाबा बागेश्वर की भी अब जल्द शादी होने वाली है। दरअसल बागेश्वर बाबा के गुरु भाई और कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय शादी के बंधन में बंध गए। जयपुर में हुई शादी में साधु संतों का जमावड़ा लगा। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर पॉप सिंगर तक ने शिरकत की, लेकिन शादी की महफिल लूट ली बाबा बागेश्वर ने। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी में बाबा बागेश्वर सबसे आगे आगे दिख रहे थे। हर रस्म और रीति रिवाज में इंद्रेश महाराज के साथ खड़े नजर आए। इन तस्वीरों को देखकर ही लोग सोच में पड़ गए कि क्या बाबा बागेश्वर खुद कोई खुशखबरी जल्द देने वाले हैं क्या। इंद्रेश महाराज की शादी में शामिल हुए बाबा बागेश्वर ने यह भी बता दिया कि उनकी शादी कब होगी। बाबा बागेश्वर के साथ कुमार विश्वास भी पहुंचे थे। उन्होंने भी खुलकर बता दिया कि बाबा बागेश्वर का नंबर कब आने वाला है। वृंदावन के मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने आज शिप्रा शर्मा के साथ जयपुर में 7 फेरे लिए। वैदिक रीति रिवाज से हुई शादी की मुख्य रस्में करीब 3 घंटे चली, लेकिन इस शादी की सबसे खास बात यह रही कि विवाह मंडप में दूल्हे के पीछे माता पिता के साथ बाबा बागेश्वर भी बैठे नजर आए। बाबा बागेश्वर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के बहुत करीबी हैं और इसलिए आज वो इंद्रेश जी की शादी की हर रस्म में नजर आए। बाबा बागेश्वर का शादी में इतना इंटरेस्ट लेते हुए देखने के बाद लोग पूछने लगे कि भाई इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी के बाद क्या बाबा बागेश्वर के विवाह के बंधन में बंधने का विचार है? उनकी जीवन संगनी कौन होंगी? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यूं तो ऐसे सवालों का जवाब बेबाकी से देते हैं, लेकिन कई मौकों पर हंसी में टाल भी देते हैं। आज भी उन्होंने शादी के सवाल को टाल दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे अनुज हैं और बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि वैदिक परंपरा के साथ में दिवस की यह शादी है और जिसमें संपूर्ण संत समाज के लोग, सभी कथाव्यास संतजन उनको आशीर्वाद दें। और हम यही आज भगवान से मंगल कामना कर रहे हैं कि जयपुर की भूमि है, वीरों की भूमि है और वीरों की भूमि में यह अभूतपूर्व कार्य होने जा रहा है। हम उनको शुभकामना देने, हमारे साथ में ज्येष्ठ भ्राताश्री युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी भी हैं और हम सब जाग रहे हैं, उनको वरवधू को आशीर्वाद देंगे। भारत में जहाँ जहाँ बुलाया जाएगा हम जाएंगे, हम देशद्रोही थोड़ी हैं, सनातन के कार्य करने वाले हैं, हर जगह जाएंगे। पश्चिम बंगाल भी हमारा है। इनका ही नंबर है और हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं
कि गोविंद जी की भूमि में ब्रज के एक लाला का ब्याह हो रहा है। ये बड़ी बात है, गोविंद जी की भूमि है और ब्रज का लाला है। इंद्रेश हम सबके प्राण हैं। इंद्रेश इतने मनोहर हैं, इतने सुरीले, इतने अच्छे हैं कि सभी यहाँ उपस्थित हुए, इसीलिए। तो यानी उन्होंने बात घुमा दी कि अभी तो मैं इस शादी में आया हूं, लेकिन उनकी शादी की भी चर्चा, यानी बाबा बागेश्वर की शादी की भी चर्चा जोर पकड़ने लगी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.